हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा नाम अजय परमार। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आजकल एक्सेल डैशबोर्ड्स के, जिसमें हमने एक मोटिव लिया है, एक एम बनाया है कि हम बहुत ज़्यादा कम से कम 5, 6, 7 अलग अलग तरह के डैशबोर्ड एक्सेल में सीखेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस डैशबोर्ड्स। पार्ट 1 ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मैंने लिंक वहाँ दे दिया है, आप देख सकते हैं। बेसिकली हमने एक डैशबोर्ड का प्लान बनाया है, जिसमें अभी तक पार्ट 1 में हमने डैशबोर्ड का सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाया था, एक रफ स्केच बनाया था, किस तरह से कौन सी चीज़ हम डिस्प्ले करना चाहेंगे, नेविगेशन कहाँ रखना चाहेंगे और कौन कौन से ग्राफ हमें चाहिए होंगे और क्यों चाहिए होंगे, ताकि डेटा जो है हमारा डैशबोर्ड जो है वो हमारी डेटा की एक सिर्फ डेटा बन के ना सामने आए, एक डेटा स्टोरी बन के सामने आए, राइट। और फिर हमने उसके ऊपर थीम के ऊपर काम किया था, जिसमें हमने पावर पॉइंट का यूज़ किया था। पावर पॉइंट बहुत काम की चीज़ है इस पर्टिकुलरली एक्सेल डैशबोर्ड्स में। तो अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो ज़रूर पार्ट 1 देखिएगा। हमने बहुत अच्छी थीम्स पावर पॉइंट से बनाई हैं और कोई भी ये बना सकता है। अगर आपको पावर पॉइंट का ABC भी नहीं आता है तब भी आप ये बना सकते हैं। एनीवेज, इस वीडियो में आते हैं और इस वीडियो में अब सबसे रियल जो हमारा चैलेंज है वो स्टार्ट होगा कि अब हमें डेटा से रिपोर्ट्स बनानी है, ताकि उन रिपोर्ट्स के बेस पे हम चार्ट्स बना सकें। तो मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ फटाफट से आपको बता देता हूँ। हम लोग पिवट्स बनाएंगे, जैसे जैसे हमने अपना फ्लो चार्ट में जो जो चीज़ें रखी थी रफ स्केच में, आपको याद होगा, और वो भी जो हमारे 6-7 ग्राफ थे उसके बेस पे हम पिवट्स बनाएंगे और फिर उन पिवट्स के ऊपर हम ग्राफ्स बनाएंगे, राइट। और साथ ही साथ इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डैशबोर्ड बनाते हुए मैंने भी रियलाइज़ किया कि कई बार क्या होता है कि कई कुछ चार्ट्स पिवट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर पिवट पे चार्ट नहीं बन सकते हैं तो फिर आप उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो बने रहें सीरीज़ के साथ, बैक टू बैक वीडियोस और आपको आते रहेंगे। आज हम सीखेंगे कि हमें वो डैशबोर्ड कंप्लीट करने के लिए किस तरह से पिवट्स का यूज़ करना है और किस तरह से पिवट्स के विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने हैं, सो दैट उस डैशबोर्ड में हम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले अपने इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, पिवट्स क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले हमें एक ग्राफ क्रिएट करना है जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें ईयर ऑन ईयर और मंथ, मतलब कि पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि मंथ वाइज डेटा चाहिए होगा, ठीक है। तो मंथ वाइज के लिए सबसे पहले ये हमारा, आप देखें कि एक डेटा है और मैं शीट 3 में यहाँ पे सारे पिवट्स बनाऊंगा आपके लिए दोबारा से, ठीक है। सो इंसर्ट में जाते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और फ्रॉम टेबल एंड रेंज मैं इसका डेटा देता हूँ और यहाँ से हम ये पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी 7000 रोज हैं जिसमें ये डेटा है हमारा, और इसको करते हैं क्लिक, ठीक है। तो पिवट हमें सबसे पहले जो बनाना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बनाना है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी और साथ ही साथ ये हमारी डेट है और डेट को हम यहाँ पे रो सेक्शन में डालेंगे। आपको मालूम होगा ऑफिस 365 में और आई थिंक 2016 में ये डेट्स डायरेक्ट ग्रुप हो जाती है। अगर आपके एक्सेल में ये डेट ग्रुप नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे जाना होगा और राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप करना होगा, ठीक है। अगर आप कोई एक्सेल 2010 या एक्सेल आई थिंक 2013 में भी ग्रुप नहीं होता है तो आप ये ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे आप वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट जो एक्सेल है उनमें क्या हो रहा है कि ग्रुप अपने आप हो जाता है, तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा। सो इसमें मुझे एक्चुअल में डेट नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर भी नहीं चाहिए, मुझे ईयर भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मंथ का डेटा चाहिए। और ये देखिए हमारे पास डेटा पूरा तैयार हो के आ गया, ठीक है। और अब ये डेटा हमारा तैयार हो गया, डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले मैं इसको टैब्लो फॉर्म में ले आता हूँ, ठीक है। टैब्लो फॉर्म में हेडर, ताकि मेरा ऊपर जो हेडर है वो अवेलेबल हो। और दूसरी चीज़, सम ऑफ सीपी की जगह मैं सिंपल इसको रखूँगा एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। और साथ ही साथ आप कुछ भी जैसे मैंने बोला, आप कुछ लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको उसमें नहीं जाना है मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको तो स्ट्रैटेजी समझनी है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मंथ ऑन मंथ एक पिवट तैयार हो गया। अब हम साथ ही साथ क्या करेंगे कि इसका ग्राफ भी यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए लाइन ग्राफ प्रेफर करूँगा, क्योंकि लाइन ग्राफ जो होता है वो ट्रेंड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्योंकि पिवट का है तो यहाँ पे किसी भी बटन में राइट क्लिक कीजिए और हाइड ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये बटन हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन फॉर्मेट में जाएंगे और डिज़ाइन फॉर्मेट में अगर आपको कोई डिज़ाइन चूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं, ठीक है। स्लो चलूंगा मैं आपके लिए। और ये जो लेजेंड्स हैं, इन लेजेंड्स को मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ कि ये आपके लेजेंड्स जो हैं वो टॉप पे आ जाए या बॉटम में, ठीक है। यहीं पे रख लेते हैं और
अगला स्टेप है हमारा मैन्युफैक्चर वाइज डेटा। तो हमें मैन्युफैक्चर वाइज क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी टारगेट जो है वो उठाना है, यानी कि किस डीलर से कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है और क्या उसका टारगेट है। तो क्योंकि हमारा डेटा सोर्स एक ही है गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको दोबारा ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इसका ग्राफ हो गया। और अब फिलहाल मैं ग्राफ का साइज छोटा ही रखूंगा, बाद में देखेंगे। तो इस ग्राफ को मैं ये मूव कर देता हूँ और ग्रिड लाइन हटा देते हैं। ओके, सो ये देखें, सो यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर लेते हैं अपना, मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। तो डेटा तो वही यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो पिवट का कॉपी पेस्ट करके हमारा टाइम बचेगा। मैन्युफैक्चर हमारा रो सेक्शन में आ जाएगा। मंथ्स को हम हटा देंगे और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमें नहीं चाहिए, रेवेन्यू या जो भी एक्सपेंस है वो नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में चाहिए क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी टारगेट, ठीक है। सो क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी टारगेट ये हमारा यहाँ पे पिवट तैयार हो गया। उसके बाद अगेन इस पर डबल क्लिक करते हैं, और मैं डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं या सिंपल F2 भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी फील्ड की जो है हेडिंग्स वो हटा देता हूँ, क्वांटिटी सोल्ड, और जैसे मैं F2 करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, एक स्पेस रखेंगे, क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया क्वांटिटी सोल्ड एंड क्वांटिटी टारगेट। अब देखिए, अगर आपको डैशबोर्ड का याद होगा, क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी टारगेट हमने बनाया था कॉम्बो ग्राफ से, ठीक है। तो कॉम्बो ग्राफ हमारा इंसर्ट में चार्ट्स में चलते हैं और यहाँ से कॉलम चार्ट यूज कर लेते हैं। मोर कॉलम चार्ट में जाएंगे आप, और ये हमारा कॉम्बो चार्ट है। ये नए एक्सेल वर्जन्स में अवेलेबल है। 2010 अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहली बात प्लीज मत कीजिए, हम 2023 में बैठे हुए हैं। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, वहाँ पे कॉम्बो चार्ट बनाना पड़ता था खुद, ये रेडीमेड नहीं होता था, ठीक है। सो इसको क्वांटिटी टारगेट को हम लाइन ग्राफ रखेंगे, क्योंकि टारगेट हमें लाइन ग्राफ की तरह शो करना है। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा पिवट चार्ट तैयार हो गया। राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड में, किसी भी आप बटन में राइट क्लिक कीजिए पिवट के और हाइड कर दीजिए, भी किसी बटन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये चार्ट तैयार हो गया। ग्रिड लाइन हटा देते हैं और लेजेंड्स को हम उठा के ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैं इसको टॉप पे रखना पसंद करूंगा। तो ये हमारा जो है एक चार्ट ये तैयार हो गया। आप चार्ट चाहे तो बाद में भी बना सकते हैं, एक बार आप पिवट बना लें, वो देखिए वो सब आपको अपने हिसाब से देखना है। जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पे फंडामेंटल जो है वो सिर्फ वो सीखने आए हैं, ठीक है ना, तो अपने हिसाब से चलेगा। तो अब हमारा अगला जो रफ स्केच था उसमें था जोन वाइज वेटेज। तो किस जोन से कितना काम मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर नॉर्थ में अच्छा काम हो रहा है तो बाकी जगहों पे भी होना चाहिए। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ गाइस, देखो आपके 4 जोन है, 4 जोन में किसी में 35% काम हुआ, किसी में जो सेल हुई ओवरऑल, किसी में 20% हुई, किसी में 25 हुई। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है, ज़्यादा 5, 10, 15% के ऊपर ज़्यादा गैप नहीं है, तो ठीक है, सारे जोन अच्छा काम कर रहे हैं। पर आप मान के चलो ईस्ट में 80% काम वहाँ से हो रहा है और बाकी जगहों की 5-5% की सेल हो रही है, तो ये तो कंसर्न है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है, या तो वहाँ पे जो काम कर रहा है स्टाफ उसमें दिक्कत है, या फिर कोई और जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो शायद डिफरेंट है। डिफरेंट से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि वहाँ पे टॉयज़ को इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट शायद ज़्यादा करने की ज़रूरत है, चिल्ड्रन टॉयज़ को लेके लोगों में ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, या फिर उनको इससे भी सस्ता मिल रहा है तो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट महंगा है वहाँ, उस जोन के अकॉर्डिंग यू नो कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आप देखिए ना, इंडिया में भी अगर आप देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर आप चारों जगह पे जाएंगे तो आपको कल्चर और साथ साथ जो जिसे कहते हैं पर कैपिटा है ना, कि कहाँ पे कितना इनकम है, कि इनकम का फ्लो है, लोगों का लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली इन चीज़ों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। तो वेटेज के लिए आपको पता है कि वेटेज के लिए हम लोग कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, पाई चार्ट। तो अगेन इसको कॉपी कर लिए, ठीक है, कॉपी करके मैं लेट्स से इसको यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब भी ये पिवट्स रिफ्रेश होंगे, अगर आपके डेटा में कोई चेंज होता है तो ये पिवट्स हमेशा नीचे बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि कॉलम्स तो हम ये मान के चल रहे हैं डेटा में सेम है। तो अगर ये आपने यहाँ स्पेस जैसे बिल्कुल इससे चिपका दिया और पता लगा कि ये डेटा और बढ़ गया, ये तो जैन से लेकर दिसंबर है,
12 महीने हैं तो 12 महीने ही रहेंगे इस केस में। बट जैसे ये मैन्युफैक्चर है, इसमें 4 मैन्युफैक्चर और आ गए, तो इसके नीचे अगर कोई पिवट बनाया तो ये ओवरलैप हो जाएंगे और एरर आ जाएगा रिफ्रेश करते हुए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पिवट एक दूसरे से ओवरलैप ना हो रिफ्रेश होते हुए। ओवरलैप वो तब होते हैं जब उनमें ज़्यादा आइटम्स ऐड हो गए, अब वो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, है ना। 4 और मैन्युफैक्चरर आगे तो भैया रिफ्रेश करोगे तो 4 मैन्युफैक्चर पिवट दिखाएगा तो सही, बट आगे आगे जगह ही नहीं आपने दे रखी है, आगे एक और पिवट आ रहा है तो वो क्लैश हो जाता है। तो ये स्पेस, ये सब प्लानिंग आपको करनी है, ठीक है। मेरे केस में तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये तो आई नो कि इसमें हम कुछ ऐड करेंगे नहीं, ठीक है, पहली बात। फिर भी हमने थोड़ा बहुत बफर तो रख दिया है। तो जोन वाइज हम इस पे चलेंगे। सबसे पहले जोन वाइज अपना डेटा चेंज कर लेते हैं और पिवट उस पर बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चर को हटा के जोन वाइज यहाँ पे डेटा डाल देते हैं और क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी टारगेट। मेरे ख्याल से इसमें हमें टारगेट की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा जो स्केच है वो है जोन वाइज वेटेज। तो वेटेज मतलब क्वांटिटी की वेटेज हम इसमें दिखाना पसंद करेंगे। तो ये इस तरह से आपका क्वांटिटी सोल्ड आ गया। और मैं एक काम करूंगा, मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा, ऑल्ट डी एस। आप ऊपर से डेटा से भी सॉर्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ऊपर वाला जोन ज़्यादा आ जाएगा। तो जब हम इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ क्या करेगा, वो देखेगा कि 13,000 की टोटल सेल है, तो 13,000 के ऊपर टोटल सेल जो हुई है वो पूरे इंडिया में ईस्ट वेस्ट और बाकी जो नॉर्थ साउथ है वो हुई है 33,000 की, है ना, 33,000 की। अब 33,000 के ऊपर आप वही देखिए 40% सेल ईस्ट में से आ रही है। उसी तरह बाकियों का चेक किया जाएगा। तो खैर ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया, बट ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इमीडिएटली वो पाई ग्राफ होता है इसलिए है। तो हम यहाँ से सिंपल एक पाई चूज कर लेंगे और ये पाई हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पाई में हमें जो भी करना है डिज़ाइन में, आप देखिए डिज़ाइन में मेरे ख्याल से हम ये चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें परसेंटेज मिल गई है, तो ये वाला टेम्पलेट हम यूज़ कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देते हैं और यहाँ से हम लोग अपने लेजेंड्स, ऊपर टेम्पलेट उठाइए मैंने सिंपल, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज थी। तो डेटा लेबल ठीक है, लेजेंड ठीक है, चार्ट टाइटल मेरे ख्याल से फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। फिलहाल मैं इसको अबाउट चार्ट सॉरी लेजेंड्स को हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लेजेंड्स को यहाँ पे टॉप पे रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज पता लगी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ एक और तैयार हो गया। क्योंकि मैंने टेम्पलेट वहाँ पे यूज़ किया है तो इसलिए इसका बैकग्राउंड और इन चार्ट्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ ओके। आगे चलते हैं जी। आगे एज ग्रुप वाइज सेल दिखानी है, तो एज ग्रुप वाइज सेल के लिए भी अगेन बहुत इजी है, फटाफट से इसको पकड़ते हैं और यहाँ चलते हैं और एज ग्रुप डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है किस कैटेगरी के एज के बच्चों का हमारा सेल किस तरह से चल रहा है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एनालिसिस में कि भाई अप टू 6 मंथ्स जो हमारे बेबीज़ हैं उनका ज़्यादा, पेरेंट्स ज़्यादा टॉयस ले रहे हैं या फिर जो भी कैटेगरी 1 से 2 साल या 2-3 साल तक का बच्चा है उसकी ज़्यादा टॉयस की सेल हो रही है। तो इसके ऊपर भी हम लोग अपने आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं ना, किस कैटेगरी में ज़्यादा बिजनेस हो रहा है और किस में कम हो रहा है। तो ये एज ग्रुप वाइज क्वांटिटी सोल्ड, अगेन हमने सिंपल ये प्रोसेस रखा है और ये देखिए ये हमारा प्रोसेस तैयार हो गया। मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको सॉर्ट करके रखूँ, ठीक है। तो आप ऊपर से डेटा से सॉर्ट भी कर सकते हैं जैसे होता है, या शॉर्टकट की कीजिए ऑल्ट डी एस, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इस तरह से हम इसको सॉर्ट करके रख लेते हैं। अब ये जो एज ग्रुप का ग्राफ है आप कोई भी चूज कर सकते हैं वैसे, बट हमने देखिए इसको कॉम्बो यूज किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये हमने ऊपर क्रिएट कर दिया है क्या। ओके, सो हमने ऊपर मैन्युफैक्चर क्वांटिटी सोल्ड किया था, 1 मिनट के लिए रुकिए। मैन्युफैक्चर क्वांटिटी सोल्ड, ओके, इसके लिए हमने डिफरेंट ग्राफ रखा है, ओके। तो ठीक है, ये मैन्युफैक्चर वाला ग्राफ जो है, आई एम वेरी सॉरी, ये हमने सिंपल एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट रखा हुआ है। तो आप इस चार्ट को चेंज कर दीजिए और क्या है ना, वैसे जैसे मैंने आपको बोला ये देखो वो तो आपको देखना है, बट मैं फिलहाल के लिए इसको एज इट इज फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सोल्ड वाला है हमारा, इसमें हम अगर डैशबोर्ड में देखें क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी टारगेट दोनों है, ठीक है, मतलब टारगेट वाइज भी हम शो करना चाहते हैं। तो कोई चक्कर नहीं है, आप इसमें क्वांटिटी टारगेट ऐड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी टारगेट ऐड कर देते हैं और यहाँ से इसकी फील्ड को F2 करता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मतलब सम ऑफ लिखेंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा चार्ट में। तो ये हमारा इस तरह से चार्ट हो गया। इंसर्ट में जाएं और दोबारा से ये चार्ट उठाते हैं कॉम्बो, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा। सो इस तरह से इस चार्ट को उठा लेते हैं, तो ये चार्ट बन गया, ठीक है। अब मैं एक्चुअली में
ये कह रहा था, ये सोच रहा था कि इसको हाइड करते हैं कि देखिए ये दोनों चार्ट एक जैसे आई थिंक बनाना थोड़ा सा चार्ट डैशबोर्ड में मसाला थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, मतलब एक ही जैसा टेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाले चार्ट को क्या करते हैं, चार्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको टॉप पे ले जाता हूँ मैं। ये आपका चार्ट हो गया तैयार, ठीक है, और इस चार्ट को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और ये हमारा चार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक बार फटाफट डिज़ाइन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे चार्ट का डिज़ाइन चेंज करना है। तो बेसिकली मुझे लाइन ग्राफ नहीं रखना है, मुझे इसको क्लस्टर्ड ही रखना है। ये वाला चार्ट मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल से काम है। अगर आपको दोनों वैसे रखने तो आप रख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया वो आपको अपने हिसाब से चीज़ें प्लान करनी है, ठीक है। तो ये हमारे चार्ट जो है वो तैयार हो गए। तो फाइनली हम धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब हमारे दो ही चार्ट रह गए हैं, टॉप 5 और बॉटम 5। तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे आइटम्स हैं, बेबी एलिफेंट है, जोकर डांसिंग है, तो ये सारे टॉयज़ के नाम है। अब कौन सा टॉय सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा टॉय सबसे कम बिक रहा है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि टॉप 5 या टॉप 3 जो भी है वो निकाल लेते हैं और ये देख लेते हैं कि टॉप थ्री निकाल लेते हैं। चलो टॉप 3 कितने हैं, ठीक है। सो टॉप 3 के लिए क्या करेंगे कि अगेन मैं सिंपल किसी भी चार्ट की कॉपी बना लेता हूँ क्योंकि डेटा सोर्स तो दोनों में सेम है। और यहाँ पे जाके हम लोग एज ग्रुप को हटा देते हैं अब, ठीक है। मुझे चाहिए आइटम, काफ़ी सारे आइटम्स हैं और टारगेट नहीं चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको तसल्ली से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सारे आइटम्स आ गए आपके पास। तो इसको फिलहाल सॉर्ट कर लीजिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें हमें चाहिए टॉप थ्री मतलब उनका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हेडर में और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से हम फिल्टर करके टॉप 3 हेडर्स उठा लेते हैं। देखो गाइस, एक चीज समझो बात को, जो आपका मेन चीज है ना वो पिवट ही होता है। पिवट जैसा होगा वैसा ही उसका चार्ट बनेगा। अगर पिवट में गड़बड़ है या पिवट में बहुत ज्यादा आइटम्स है तो उसका चार्ट भी वैसा ही होगा, गड़बड़ होगा या बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो पिवट जितना अच्छा होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, वैसा ही आपका पिवट चार्ट बनेगा। तो ये हमारे आइटम्स आ गए, ठीक है। ग्रैंड टोटल मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, बट एनीवेज रहने दो, आई थिंक परेशान नहीं करेगा। सो इसमें हम लोग जो ग्राफ यूज करेंगे वो मैं 2D या आप 3D भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वैसे, ठीक है। मैं 2D एक सिंपल सा चार्ट रखूंगा और ये देखिए ये हमारा 2D आ गया। तो इसमें आप देखेंगे दो आइटम्स, क्योंकि जो है हमारे कई जगह क्या होता है कि एक ही सेल आ रही है आपकी, तो एक ही सेल आ रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि अब वो 3 की जगह 4 आइटम ले रहा है क्योंकि सेल सेम है, राइट। तो इस केस में अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप रख सकते हैं, अगर आपको रखना है कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कहते हो नहीं मुझे टॉप 3 तो मतलब 3 आने चाहिए, चाहे दो का क्लैश हो रहा हो, तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इस ग्राफ को इससे पिवट से ना बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप सिंपल ये कर सकते हैं कि इनको लिंक कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, और क्योंकि आपको पता है कि पिवट में तो 3 जो है वो इसी तरीके से हमें मिलेंगे, तो आप इनको इस तरह से लिंक करके रख लीजिए और साथ ही साथ आप यहाँ से इनको इस तरह से उठाते चलिए। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरह से उठाते चलिए। अब आप चौथे आइटम को लिंक नहीं करेंगे और जो चार्ट आप बनाएंगे वो चार्ट इस डेटा पे बना लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसी पे रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं क्लैश हो रहा है, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखना चाहेंगे। तो हाइड ऑल कर देते हैं जी और ग्रिड लाइन्स को हटा देता हूँ। सो ग्रिड लाइन्स को हटाने के बाद लेजेंड्स की मुझे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में, बिकॉज सारे के सारे आइटम्स हैं। टोटल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टॉप थ्री आइटम्स सेल, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका एक चार्ट जो है वो तैयार हो गया, करेक्ट। अब जैसे हमने बनाया था टॉप 3 का, उसी के साथ हम बना लेते हैं बॉटम 3 का। और आप सोच रहे होंगे कि बॉटम 3 का कैसे बनेगा, तो बहुत ईजी है भाई। उसी में राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, टॉप 10 करेंगे और टॉप 10 की जगह यहाँ पे देखिए बॉटम का ऑप्शन होगा, बॉटम कर देंगे और क्लिक ओके कर देंगे तो बॉटम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये बॉटम आ गया आपका। अब बॉटम में आपको ग्राफ किस तरफ से दिखाना है, पहले छोटे वाला जाना चाहिए, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर पहले बड़ा या छोटा, वो आप देखें। मैं इसको सॉर्टिंग करूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। मतलब टॉप 3 में सबसे कम सेल जिसकी हुई है वो पहले आएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा पिवट तैयार हो गया और इसी पिवट पे हम लोग फटाफट से ये वाला ग्राफ जो हमने बनाया था रिपीट करते हैं इसको, और ये हमारा ग्राफ यहाँ पे रिपीट हो गया।
आइटम्स मुझे नहीं चाहिए, हम इसको हाइड कर देते हैं। ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, ग्रिड लाइंस भी हटा देते हैं। और टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इस केस में, बॉटम 3 आइटम्स सेल। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, सबसे पहले इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने सारे के सारे अपने चार्ट्स बना लिए हैं। आई नो कि एक चीज़ और रह गई है, ये समरी रिपोर्ट किस तरह से आ रही है, ये हम अभी अभी हमने इसको नहीं किया है, ये हम लास्ट में करेंगे, डोंट वरी। तो अभी हमारा ये चार्ट हो गया, ये दोनों चार्ट्स हो गए, और साथ ही साथ ये वाला चार्ट भी हो गया, और ये चार्ट हम अभी बना लेते हैं। ये मैंने शायद बाद में बनाया था डिज़ाइन करने के बाद। रेवेन्यू कॉस्ट का ऑलरेडी हमारा चार्ट जो है वो बना हुआ है, इसको हम बाद में करेंगे। हाँ, ये हमारे 2 चार्ट्स और रह गए हैं जिसमें कि बेसिकली हम टारगेट वाइज ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कितना हमारा एक टारगेट है, उस टारगेट के अगेंस्ट हम कितना अभी पहुंचे हैं। ये डोनट चार्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमने 2 चीज़ें दिखाई हैं कि रेवेन्यू कितना अभी है और टारगेट क्या है, और रिटर्न कितने हुए हैं आइटम और हमारा टारगेट क्या है। यानी आप एक वेबसाइट पे 500 आइटम सेल कर रहे हैं, या अपने शॉप से आप 500 आइटम सेल कर रहे हैं, तो आपको उसका एक वारंटी भी देना होता है। हो सकता है उस वारंटी के अंदर अगर कोई आ गया आपके पास डिफेक्ट पीस लेके और कहा कि हमें नहीं चाहिए, रिटर्न कर रहा है, वो रिप्लेसमेंट भी नहीं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस केस में भी आपका एक टारगेट तो आप रखेंगे ना। ये थोड़ी है कि आप 100 आइटम बेच रहे हो और आप कहो यार ठीक है 100 में से 50 कोई लेके भी आ जाएगा तो हम उसको ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन आप जिन मैन्युफैक्चरर डीलर से प्रोडक्ट बना रहे हो तो उनके ऊपर फिर वो डंडा जाएगा कि भाई प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, लोग क्यों आ रहे हैं, पुअर क्वालिटी को लेके आ रहे हैं, या फिर क्योंकि मोस्टली पुअर क्वालिटी वगैरह को लेके ही लोग वापस आते हैं। अदरवाइज 50% 60% रिटर्न ऐसे नहीं होता है कि किसी ने कहा कि पसंद नहीं आया या फिर चल नहीं रहा है, आप समझ रहे हो बात को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक आप मार्जिन लेके तो चलते ही है ना, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को, अपने डीलर्स को भी तो फिर पेनल्टी करेंगे, क्योंकि आपका तो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो अपनी शॉप से, तो उसका तो नाम खराब हो रहा है, राइट। तो मैं आपको ये सारा डेटा ना डेटा स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें अब हम ये वाले ग्राफ्स देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। सो ये बहुत सिंपल है बनाना। आइए सबसे पहले इसके लिए आपको ये करना होगा कि अब जैसे आप हमारे डेटा में आए, अपने डेटा में आए, देखिए यहाँ पे हमने एक वैसी डमी डेटा रखा हुआ है कि रिटर्न कितने हुए और कितने, ये तो आपको पता है, सेल हुई है ना। तो सेल अगर मैंने सपोज की है, आप देखें यहाँ पे टोटल सेल हुई है 33,000 की, 33,000, यानी आज तक, ठीक है, जो भी 4 साल का डेटा है। तो उसमें से रिटर्न कितने हुए हैं, उसमें से रिटर्न हुए हैं 10,000, काफी है, राइट। तो अब ये जो रिटर्न हुए हैं ये किस परसेंटेज में आ रहे हैं, ये हम चेक करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सोल्ड और रिटर्न को जो है वो सबसे पहले हम लोग इसको एक पिवट में ले लेते हैं ताकि वहां से ऑटोमेट हो जाए चीजें, ठीक है। सो ये हमने उठाया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया, और फील्ड लिस्ट पे चलते हैं। अब क्वांटिटी सोल्ड ठीक है, आइटम नेम की हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो सेल हुई है आइटम्स की उसमें रिटर्न कितने हुए हैं। एनालिसिस करने को तो आगे आप डिफेक्टिव डिसलाइक भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, हम सिंपल इसको इतना ही रखेंगे। तो देखिए अब जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो ये हुई है, और जो रिटर्न हुई है उसका मैं नाम दे देता हूं रिटर्न क्वांटिटी या रिटर्न आइटम, आइटम रिटर्न, क्या कहते हो, कुछ भी आप रख लो, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैं रख लेता हूं नाम इसका आइटम सोल्ड, या टॉय सोल्ड, वो भी आप रख सकते हो, टॉयस सोल्ड, एंड F2 कीजिए, टॉयस रिटर्न, ठीक है। अब इसमें एक हम जो चीज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, कि चलो पहले मैं आपको बताता हूं बेसिकली मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं। मैं पहले आपको सीधा ले चलता हूं, जो हमारा टारगेट है, हम इसमें डोनट चार्ट बनाना चाहते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखिए जब मैं डोनट चार्ट बनाऊंगा ना, तो डोनट चार्ट मुझे इस तरह का 2 सर्कल्स बना के दे देगा, एक सोल्ड का एक रिटर्न का, ठीक है। क्योंकि इस डेटा को हमें इस तरह से डोनट चार्ट नहीं बनता है, उसके लिए आपको डेटा सेट करना पड़ेगा, इसीलिए पिवट को तो हम यहाँ रखेंगे ताकि जब रिफ्रेश हो तो ये नंबर्स चेंज होते रहे। लेकिन यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे टॉयस सोल्ड एंड टॉयस रिटर्न, टॉयस रिटर्न,
ठीक है। मैं सिंपल यहाँ से इनको नंबर्स को पिवट से उठा लूंगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको उठा लिया, ठीक है। तो ये मेरा जो डेटा है वो इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में तैयार हो गया। अब ये जो डेटा है, अब मैं इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे डोनट तैयार करता हूँ। ये देखिए अब मेरा डोनट चार्ट तैयार हो गया, अब आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद चार्ट टाइटल, फिलहाल के लिए चार्ट टाइटल की हमें ज़रूरत, ठीक है, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इसे। हमारा फोकस जो रहेगा वो रिटर्न पे रहेगा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। जो सेल हुआ उस पर फोकस नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए और भी बहुत सारे ग्राफ हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि ये हमने जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को इस तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आप समझिए बात को, ठीक है। तो सबसे पहले एक और काम करेंगे, कॉपी करता हूं मैं इसको, पेस्ट करता हूं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का भी हमें जो है डेटा वो तैयार करना है। सो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में हमने बेचा, और कॉस्ट प्राइस जो उसका एक्चुअल में उस पर लागत लगी है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात को। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो लागत लगी ठीक है, लेकिन हमारा एक टारगेट है कि उससे 150% ऊपर का हमें प्रॉफिट कमाना है, यानी उसमें बेचना है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से थोड़ा सा हमने पिवट बनाया है। तो कॉस्ट आ गया और उसके बाद आ गया अब प्रॉफिट या रेवेन्यू, जो भी आपको यूज करना है टर्म, ठीक है। वो मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा कि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का क्या है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट में फर्क होता है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट के हैं या कोई बैंकर हैं, फाइनेंस से जुड़े, तो आपको पता है रेवेन्यू अलग चीज़ है, प्रॉफिट अलग चीज़ है। बट मैं तो सिर्फ आपको डेफिनेशन यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपके लिए ये चीज़ क्या है वो आप जाने। बट जनरली रेवेन्यू जो होता है वो टोटल, जैसे आपने जो कमाया, लेकिन अब उस कमाने के बाद आपका फाइनली आपकी जेब में कितना आया, क्योंकि और भी खर्चे होंगे, आपने कितनी लागत उस पर लगाई भी होगी, आपका बिजली का बिल भी होगा, वहाँ बैठे हैं आप, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, वो घटा घटू के सब जो बचता है, जो आपकी जेब में जाता है प्योर, वो रेवेन्यू होता है ना। तो फिलहाल मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर हम जो है डिबेट नहीं करेंगे गाइस, ये फोकस से डिबेट नहीं होना। सिंपल मैंने यहाँ से कॉस्ट प्राइस उठाया और ये मैंने लेट्स से रेवेन्यू है, ठीक है, ये उठा लिया, ठीक है। तो सॉरी, ये आ गया, ठीक है। और अब इसमें हमें करना क्या है, मैं फिलहाल कॉस्ट को नीचे रखता हूँ, एक्चुअली रेवेन्यू को मैं तो ऊपर रखना चाहूँगा, कोई खास रीज़न नहीं है उसका। तो देखिए अब इसमें अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, यानी कि कॉस्ट के ऊपर कितना हमने कमाया, तो ये 1 से 2% आता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको परसेंटेज से इस तरह से सेट कर देता हूँ, 103 1 से 2% जो भी है वो ये बन गया, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। अब उसी तरीके से आपने कितना रिटर्न किया उसकी भी परसेंटेज निकालेंगे, टोटल जितना आइटम हमने सेल किया है ना, तो उसके ऊपर भी परसेंटेज पे चलते हैं, और ये हमारा आ गया 31%, ठीक है। तो 31% बेसिकली जो है वो आइटम्स रिटर्न हुए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था ये काफ़ी ज़्यादा है, इजंट इट। बट एनीवेज ये तो डमी नंबर है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है ये तैयार हो गया। इसका ग्राफ अगेन चलते हैं इस पे, इंसर्ट पे, और इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, डोनट, और ये इसका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, फिर डेटा चेंज कर सकते हो, उससे टाइम बचेगा। सो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा काम करना है हमें। इस पर काम करने के बाद हम क्या करेंगे, जब इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी, इसको कंट्रोल V मारेंगे और ये जो डेटा है ये वहाँ से चेंज कर देंगे, जल्दी हो जाएगा काम। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब आप ध्यान से देखिए क्या करना है हमें। जो हमारा रिटर्न है वो ये वाला है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये टोटल सोल्ड है। तो ये जो सोल्ड है, हमें ये सोल्ड है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब इसमें हमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है, दिक्कत क्या आती है कि जब वो किसी चार्ट में जाते हैं और क्लिक करते हैं कहीं भी, तो वो देखिए उनको पता होता है क्या चीज़ सिलेक्ट हुई है ना। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने दोबारा यहाँ पे रीक्लिक किया तो ये पोर्शन सिलेक्ट हो गया। सबको पता है ये ईस्ट जोन है। मैं यहाँ गया, मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि ये वाला एरिया साउथ से बिलोंग करता है, राइट। उसी तरीके से आप अगर इसमें जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। अगर आप ब्लू वाले पे करेंगे तो ब्लू वाले में, मेरा एक्सपीरियंस और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट एग्री करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत रहता है कि जब आप कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि ये सिलेक्ट कैसे हुआ है। ये हुआ है मतलब हमने रिटर्न सिलेक्ट किया है या हमने टॉय सोल्ड सिलेक्ट किया है। अगर आपके पास इसका कोई
इससे बेहतर सोल्यूशन है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए गाइस, इस चीज़ को करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ करता हूँ। कोई भी आप यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है, और राइट क्लिक कीजिए और उसके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं। कंट्रोल 1 भी आप कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन होते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन में जाइए और एक्सप्लोजन को थोड़ा बढ़ा दें। ये देखिए, ये बाद में हम इसको 0% दोबारा कर देंगे, ठीक है। एक्सप्लोड से क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो अब क्या है कि अब मैं जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करूंगा उससे मुझे ईजी हो जाएगा। वापस आए अपने चार्ट में। अब देखिए, ये देखिए, अब ये सिलेक्ट हो गया, राइट। ये देखिए, मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस पर जाता हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। जब आपने इस पर सिंगल टाइम क्लिक किया, इसने ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया। री क्लिक कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। अब हमें ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, बेसिकली इस पे काम करना है। तो आइए जरा फॉर्मेट सीरीज में सबसे पहले यहाँ पे फिल में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बॉर्डर में लाइन है इसको सॉलिड सॉलिड लाइन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, सॉलिड लाइन होगी। कितनी विड्थ आपको इसके रखनी है, आप देखिए, मैं इसको कम से कम रखूंगा, ठीक है। मुझे इसको लेट्स से 0.25 रखना है, ठीक है, या उससे भी कम भी रख सकते हैं, 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट या 0.25 इज ओके, ठीक है। लाइन का कलर क्या रखना है वो भी आप देखें, वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मैं इसका सॉलिड फिल दूंगा और इस सॉलिड फिल में मैं जो कलर चूज करूंगा वो मैं इसमें वाइट कलर चूज कर सकता हूँ, या मे बी थोड़ा सा आप देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड डार्कर 5% यूज कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये आपने कलर दे दिया। अब आप यहाँ पे आइए। अब इसको भी हम सॉलिड लाइन देंगे। ये देखिए, सॉलिड लाइन दे दिया। इसका भी वही रखेंगे 0.25। और यहाँ पे सॉलिड फिल में, ये देखिए, सॉलिड फिल में मैं गया और वही सेम कलर मैंने यहाँ से, उसने बाय डिफॉल्ट एक्चुअली ये चूज कर लिया, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि हमें बेसिकली ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, इसको हाईलाइट करना है, कलर करना है और इसको एज इट इज ट्रांसपेरेंट टाइप रखना है। ट्रांसपेरेंट टाइप रखना है, यानी कि अगर मैं इसमें नो फिल कर देता हूँ, मैं इसको नो फिल करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। आप इस चीज़ को समझें, स्टेप्स रटने नहीं है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या, अब इसका अगर कोई डार्क कलर कर दें तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने डैशबोर्ड में देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। देखिए, हमने डैशबोर्ड में इसको पूरे को नो फिल किया हुआ और इसको हमने व्हाइट कलर या व्हाइट जैसा एक लाइट कलर लिया हुआ है, एंड यही एग्जैक्टली हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमने किया है, अब इसमें एक चीज़ हम ये करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये एक्सप्लोजन जो है ये वापस 0% पे कर दें ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। ये देखिए, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कलर क्या हमने सही चूज किया है, एक्चुअली हमारी डार्क थीम है, रिमेंबर डैशबोर्ड में। तो जो हमारी डार्क थीम में ये कलर जाएंगे तो वहां पे अगर हमें लगा कि कुछ और चेंजेस करने हैं तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। अब इसी की कॉपी बनाते हैं, सॉरी, Ctrl+G, बाहर क्लिक कीजिए और पेस्ट कीजिए और चार्ट डिजाइन में जाते हैं। चार्ट चेंज डेटा टाइप करते हैं, सॉरी, चार्ट डेटा चेंज करना है, चार्ट नहीं चेंज करना है। आई मीन टू से सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और ये जो डेटा है बैक स्पेस प्रेस कीजिए और ये हमारा डेटा एक्चुअली तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो एक ही साइज का डेटा तैयार हो गया। हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कलर सेम होगा, बट कोई बात नहीं, दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल में जाइए, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करता हूँ इसे ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले इनका बॉर्डर देंगे, ठीक है, सॉलिड लाइन, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि मैं इसको 0.25 रखना पसंद करूंगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो कलर है वो कलर वही सेम कलर चूज करूंगा। फिर मैं इस पे जाता हूँ, ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गया, क्लियर दिख रहा है हमें। अगेन इसका सॉलिड लाइन रहेगा और इसको भी हम 0.25 रखेंगे और आगे हमें सॉलिड फिल देना है, ये देखिए, ठीक है। तो सॉरी, इसको हम नो फिल रखेंगे, यस, ये नो फिल हो गया, ठीक है। तो कलर वाला हमें वहाँ पे हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, फोकस रहेगा ये जो कलर हो रहा है, और जो एम्प्टी है मतलब वो पूरा टारगेट हो गया। सो फाइनली यहाँ पे जाके अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से 0% कर देता हूँ और ये हमारा तैयार हो गया डोनट चार्ट। आप चाहें तो इसको और थिन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं भाई, क्लिक कीजिए इस पर, अगेन फॉर्मेट, राइट क्लिक कीजिए और इस साइज को देखिए, यहाँ पे डोनट होल साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको थिन रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं मे बी इसको
83 या 84, 85 तक रख सकता हूँ, ठीक है। और सेम यहाँ पे क्लिक कीजिए, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसको 85, 75% बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखा रहा था, 85 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न की जगह ये हो गया हमारा प्रॉफिट या रेवेन्यू, जो भी आपको लिखना है। और अब लास्ट चीज़ जो फिलहाल जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हम ये टारगेट भी दिखाने में इंटरेस्टेड है। तो शेप में जाइए, शेप इंसर्ट कीजिए यहाँ पे, और ये शेप जो है यहाँ पे इसको इंसर्ट कीजिए, और यहाँ पे हम कहीं भी लिखेंगे, ये देखिए टारगेट कोलन, और इसको कंकैटिनेट कर देंगे हम 31 से। जब आप किसी भी चीज़ को कंकैटिनेट करते हैं तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर किसी आप परसेंटेज, जैसे परसेंटेज नंबर है तो ये परसेंटेज आपको यहाँ नहीं दिखेगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक फॉर्मूला लगाइए। सॉरी, मेरा फॉर्मूला बार एक्टिवेटेड नहीं है। एक बार मैं फॉर्मूला बार एक्टिवेट कर लेता हूँ। आपके पास फॉर्मूला बार तो एक्टिवेट होगा ही, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बार हमारा, तो ये रहा हमारा शो फॉर्मूला बार। आई वांट टू शो यू समथिंग। देखिए ये टारगेट परसेंटेज जो है, इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए। टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मूला में ये डालिए और यहाँ पे लिखिए आप हैश और परसेंटेज, ठीक है। और इसको ले लीजिए डबल कोट्स में, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। आपने ये DD तो बहुत किया ही होगा आई एम श्योर, लेकिन परसेंटेज के लिए इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए टारगेट आ गया 31%, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक चीज़ और कि हमें लेजेंड्स की ज़रूरत नहीं है, हम ये लेजेंड यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिंपल इस तरह से हम अपना डेटा रखेंगे, और यहाँ से भी हम लेजेंड्स हटा देते हैं। और अब हम टारगेट मैनुअली जो बना रहे हैं ये वाला, यहाँ पे जाएंगे और हम सिंपल इस फॉर्मूले को इससे लिंक कर देंगे कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। टारगेट 31%, ठीक है, ये देखिए। और इसको मैं फिलहाल सेंटर कर देता हूँ। अब सारा काम जो है हमारा फॉर्मेटिंग पे होगा, मिडल में लाइन कर देते हैं। उसी तरीके से मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे हम एक नया टारगेट जो है वो लिंक कर देते हैं। एंड अगेन उसके लिए टारगेट किसका, जो ऊपर ऑब्वियसली अपने हेडर लिखा हुआ है तो यूज़र को समझ आ जाएगा। टेक्स्ट फंक्शन ये सिलेक्ट करते हैं, कॉमा हैश परसेंटेज। मज़ा आ रहा होगा आई होप आपको, हाँ राइट, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो एंटर। तो ये हो गया आपका टारगेट 103%। सो यहाँ से ये वैल्यू जो है डायरेक्ट हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि टेक्स्ट बॉक्स में भी वैल्यूज ली जा सकती हैं, बिल्कुल ली जा सकती हैं इस तरह से। तो जी हमारा ये पार्ट हो गया है तैयार। थैंक यू सो मच इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में जो काम शुरू होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि किस तरह से ये सारे ग्राफ्स अपनी थीम में जाके इनको प्रॉपर सेट करना, और वहाँ पे नेविगेशन बार बनाना, और उसके बाद उस पूरे डैशबोर्ड को चेक करना कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। हाँ जी, तो आई होप आपने अभी तक जो भी चीज़ देखी होगी आपको अच्छी लगी होगी और इजी भी लगा होगा। डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ें शायद मिस हो गई, आप वीडियो दोबारा देखिए। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, किसी व्यक्ति को 5 बार देखने में समझ आएगा, किसी को 15 बार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबका अपना अपना एक माइंड है, ठीक है, अपना अपना चीज़ को ग्रास्प करने की एक अपनी एबिलिटी है। तो आप किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, मैं 15 बार सीख रहा हूँ, आप 5 बार सीख रहे हैं, बात तो वही है। एक बार जब चीज़ समझ आ गई तो आ गई, राइट। तो दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वैसे आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि ये जो हमने चार्ट्स बनाए हैं, जो कि है तो बड़े अच्छे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बोला, जब तक खूबसूरती से बयान ना हो, आपका ऑडियंस इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। और डैशबोर्ड्स में तो खासकर ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इन्हीं ग्राफ्स को आगे, वो जो हमने पार्ट 1 में थीम्स बनाए थे, उसमें कैसे सेट करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं हमें कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है या डैशबोर्ड में कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा आपके सेवा में उपस्थित हूँ। आप सिर्फ मुझे बताइए कि ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ शायद इसमें मिस हो रही है, या ये चीज़ मैं इस तरह से देखना चाहूँगा या चाहूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम वो डैशबोर्ड में ऐड कर दें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।